लेकिन संजीव सर, यहाँ पर ईरान का क्या रुख रहेगा? जैसे उसे पता चलेगा कि पाकिस्तान इस तरह की दगाबाजी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ईरान का जो एक रुख रहता था पाकिस्तान के प्रति, उसमें बदलाव आएगा। देखिए, पाकिस्तान और ईरान के संबंध पहले से ही बहुत स्मूथ नहीं है, तनावग्रस्त संबंध है। जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में और बलूचिस्तान में एक दूसरे के ऊपर पाकिस्तान और ईरान ने हमले भी किए। पहला हमला तो ईरान ने ही पाकिस्तान में किया था, बलूचिस्तान में। वहां पर अनेक जो लश्कर-ए जंगजुई जैसे जो संगठन है वो और जाहिर है कि उसके बदले में पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी कार्रवाई की थी। तो आतंकवाद के आरोप एक दूसरे के ऊपर ये दोनों राष्ट्र लगाते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर संजीव सर, सहयोग की बात इसलिए भी सामने आ रही थी, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले किस तरह से ईरान की मूवमेंट जो थी वो पाकिस्तान की तरफ देखी जा रही थी। इसलिए कहा यह भी जा रहा था कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कहीं ना कहीं थोड़े संबंध बेहतर हुए हैं, दोस्ताना हुए हैं। कर्नल शिवदान सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवदान सर, आप क्या बताएंगे सर, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक एंगल ये भी निकल रहा है कि पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो सकता है, वहीं ईरान तो मुख्य मुद्दा रहा ही होगा इस मीटिंग का। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या पाकिस्तान में ये संभावनाएं हैं कि यहां पर तख्ता पलट हो सकता है? क्योंकि जो इतिहास रहा है, कभी भी किसी सेना अध्यक्ष को अगर पावर मिली है तो उसके बाद किस तरह का इस्तेमाल हुआ है, ये इतिहास बताता है पाकिस्तान का। देखिए, इस समय जो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको खुद मुरी ने अपने आप सत्ता पे बिठाया है और वो कोई उसके लिए चैलेंज नहीं है। उसके पॉलिसी मेकिंग में या उसकी एक्टिविटीज में पाकिस्तान का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। जिस तरह से मुनीर चाह रहा है उस तरह से हो रहा है। आपको याद होगा किस प्रकार मुन्नी ने हिंदू मुस्लिम का लेक्चर दिया था, उसके बाद ये पहलगांव का हमला, उसी लेक्चर को और भी उसका इम्पैक्ट डालने के लिए ये मुन्नी ने हमला कराया था और उसका एम ये था कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव जो बना हुआ है उसको खराब कराना। जो पाकिस्तान परोक्ष रूप से भारत को कमजोर करना चाहता है सांप्रदायिक दंगों के द्वारा और अंतर अशांति फैला करके और तरह तरह के आतंकवादी हमले करा करके, मगर उसकी ये चाल चली नहीं। पाकिस्तान की जो हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे कराना चाहता था, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाना चाहता, वो नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो जनता है वो काफी समझदार है। इस प्रकार से उसका कोई पाकिस्तान की सरकार से कोई क्लैश नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का चांस मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। और सेकेंडली, अब पाकिस्तान की सेना ने नई स्क्रिप्ट ये निकाली है कि वो सत्ता पर सीधे नहीं आना चाहती, वो पर्दे के पीछे से पाकिस्तान में राज करना चाहती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंध पाकिस्तान पर लग जाते हैं यदि वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ लगता है तो। और पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वो अपने ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगवा सके जी। इसलिए पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का चांस मुझे कम नजर आ रहा है, मगर ईरान में जरूर, ईरान के अंदर अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए वहां पर सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है। बिल्कुल, यानी आप इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुद यहाँ पर जो शहबाज शरीफ हैं वो मुनीर के ही चुने हुए पीएम हैं, तो इसलिए खतरा नहीं है, तो इसलिए सत्ता परिवर्तन भी नहीं होगा। बिल्कुल किरण, और ये बात वाकई मायने रखती है, क्योंकि एक एंगल ये भी निकल रहा था कि इस मीटिंग में ये संभव है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और खासतौर से तख्ता पलट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अब चीन के साथ जो दोस्ती है पाकिस्तान की, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है, जिस तरह से ये जो संबंध है अमेरिका के साथ बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा कि चीन के साथ जो है पाकिस्तान के रिश्ते वो जो है ख़राब हो जाएंगे। अब से आप कुछ दिन के बाद ही देखेंगे गीतू कि चाइना के लिए भी जो पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन या कोई बड़े पद पर मौजूद जो नेता है या कोई व्यक्ति है वो ज़रूर जाएगा वहाँ पर। अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी चीज़ें वो ज़रूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि बिना चाइना के वो सर्वाइव नहीं कर सकता है और अमेरिका पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका चौतरफा चीज़ें खेलता है। चाइना का कहीं ना कहीं एक मोटो क्लियर है कि पाकिस्तान के अलावे हमारे पास कोई और सरजमी खास तौर से नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पर उनका सीपैक है और वहां से ही उनको बहुत ज्यादा जो है संसाधन और चीजों की उपलब्धता होती है। पैसे देने पर देखिए चाइना इस तरह से जो है किसी भी सरजमी पर अपना कोई भी कार्य कर सकता है, किसी भी तरह की गतिविधि में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसे में ना चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा, नाराजगी जरूर दिखाएगा और उसको देखिए मनाने के लिए पाकिस्तान से डेफिनेटली कोई ना कोई कुछ जो है 1-2 दिन के बाद नजर आएगा आपको चाइना के दौरे पर। और उसके बाद जहां तक आप कह रहे कि तख्ता
तख्ता पलट, लेकिन मेरी संभावना यह है या मैं जहां तक चीजों को समझ पा रही हूं कि तख्ता पलट होने से नकारा भी नहीं जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि देखिए शहबाज शरीफ को उनको सत्ता में लाने के लिए जो है असीम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ है, सैन्य हाथ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेना प्रमुख जो होते हैं उनको एक तरह से परवेज मुशर्रफ बनने की जो होड़ है वो लगी रहती है। और हमने वो युद्ध के दौरान भी देखा है कि किस तरह से हर चीज पर जो है पूरी पकड़ जो है असीम मुनीर की है। ऐसे में देखिए उनको भी प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि अगर अब देखिए अमेरिका से जाकर के या ट्रंप से जाकर के असीम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं तो उसके पीछे से एक ये भी चीजें हो रही है कि मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि अब तक अगर परवेज मुशर्रफ से किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की है तो वो प्रेसिडेंट के पद पर थे और इसीलिए जो है ये मुलाकात हुई, इस लेवल के थे इसलिए ये मुलाकात हुई थी। लेकिन असीम मुनीर सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य प्रमुख है और ऐसे में शहबाज शरीफ को छोड़ करके उनसे मुलाकात होना पाकिस्तान की इसमें भी किरकिरी हो रही है। तो अब ऐसे में असीम मुनीर जरूर चाहेंगे कि वो परवेज मुशर्रफ जो है उनकी जगह ले, उनके तरह जो है वो पाकिस्तान में जो है पूरी तरह से सत्ता को संभाले, यानी कि क्लियर सीधे तौर पर जो है वो सामने निकल करके आ जाए। तो इस बात की संभावना से भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और मनोज सर, यहाँ पर ये देखिए ये जो पूरी ये लंच पार्टी चल रही है इसमें जाहिर सी बात है अमेरिका अपने हितों की बात तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात देखी जा रही है वो यही है कि ईरान के प्रति पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ट्रंप ने तैयारी कर ली है कि मेरा एक एयरबेस वहां से होगा तो कम से कम ईरान पर सीधे तौर पर अटैक किया जा सकता है, यानी कि ईरान को भी चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश है ट्रंप की वो खत्म नहीं हो रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2 हफ्ते का समय दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जो ट्रंप की कोशिश है वो लगातार ईरान को डाउन करने में रहेगी, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, हो सकता है अभी कुछ टाइम के लिए प्रेशर में उसे छोड़ दिया जाए या रोक दिया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में नहीं लगता कि ईरान इस प्रोजेक्ट से पीछे हटेगा। जी, अब देखिए पाकिस्तानी बेसिस का इस्तेमाल तो ऑलरेडी अमेरिकन कर रहे थे। इसका हमें पता लगा जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। नूर खान एयरबेस में इनके अमेरिकन एसेट्स पाए गए थे, उनके सैनिक भी पाए गए थे और ये भी एक कारण माना जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरह छटपटाया था इस सीज फायर को लेकर। तो उस मुताबिक देखिए ईरान के खिलाफ तो ऑलरेडी पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका करता रहा है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, और भी जो भी वहां उनके बेसिस से जो उन्होंने अगर ऐसी परिस्थिति आई कि अमेरिका को युद्ध में डायरेक्ट घुसना पड़ा तो उस समय जरूर पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे बहुत अच्छी तरह से शिवदान सर ने बताया था कि किस प्रकार से अलग अलग समय पर पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, चाहे अफगानिस्तान के युद्ध में हो चाहे और भी कहीं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भी एक मुद्दा रहा होगा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपका बेसिस का इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा देखिए जो अभी परिस्थितियां बनी हुई है, सबसे इसमें जो हमारे लिए एक निराशाजनक बात यह थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही एक ही तराजू में तौलने का काम जो कर रहे हैं ट्रंप साहब, वो गलत है। और खासकर तब जब प्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तानी सेना के लोग उग्रवादियों के साथ, टेररिस्ट के साथ दिखाई दिए थे जब नमाज़े जनाजा पढ़ा जा रहा था। तो ऐसी सब चित्र आने के बाद, ऐसे समय में जब पूरे विश्व को विदित हो गया था कि किस प्रकार का वहां पर समर्थन पाकिस्तान देता रहा है ऐसे गुटों को, टेररिस्ट गुटों को, तब भी अमेरिका ने उसको नजरअंदाज किया और भारत के रुख को थोड़ा सा उन्होंने निराशा दी है। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान इजराइल। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कोई टीम भेज सकता है ईरान में, जे भाई जाके चेक करो ईरान का क्या पोजीशन है, वो नहीं अमेरिका चाहता है। वो रशिया का बात नहीं सुनना है। ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी जेनीवा में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिला है, उन्होंने बताया है कि हमारे पास बम नहीं है, हम पीसफुल यूज के लिए न्यूक्लियर रिसर्च सर। और इसी पर मैं शिवदान सर की भी राय लेना चाहूंगी। जी शिवदान सर की भी राय लेना चाहूंगी। सर आपसे भी हम समझना चाहेंगे, आखिर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बयान को दे रहे हैं कि इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर पाए, तो ऐसे में सवाल ये उठता है जब ईरान ये कह रहा है कि हमने कोई न्यूक्लियर प्लांट लगाया ही नहीं है या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हमारा इस कदर नहीं है कि हमने कोई बॉम्ब वगैरह तैयार कर लिया, तो क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? और ऐसे में इजराइल को ये दिखाना कि उसके पास
पास इतनी ताकत नहीं है? क्या मायने आपको लग रहे हैं इस बात के निकलते हैं? तो चलिए रुक कर लेते हैं संजीव सर का। संजीव सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बयान सामने आया है इससे समझे, क्योंकि देखिए इजराइल का साथ देने की बात अमेरिका करता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने ये भी कह दिया कि इजराइल में इतनी ताकत नहीं है। तो कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर अमेरिका यही दिखाना चाहता है कि अमेरिका से बढ़कर कोई देश नहीं है। नहीं, मैं इस बयान को इस तरह से देखता हूं कि अमेरिका एक ग्राउंड तैयार कर रहा है कि किस आधार पर वो ईरान को न्यूक्लियर उसके इंस्टॉलेशन से उसको हिट करता है। और इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस बात की संकल्पबद्धता समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और यदि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को और अधिक आगे बढ़ाता है, उस पर लगाम नहीं लगाता है, और जिसे रोकना इजराइल का लक्ष्य था कि इजराइल ने जो हमला किया था उसका टारगेट ये था, प्राइमरी जो पहला जो तात्कालिक जो टारगेट ये था कि वो इस यूरेनियम एनरिचमेंट को जो ईरान बढ़ाता जा रहा था उससे इस बात का खतरा पैदा हो गया था। और आईएईए ने भी इसको माना था कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज गति से बढ़ा रहा है और वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, तो उसको रोकना इजराइल के द्वारा ये हमला करके किया गया। लेकिन जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है वो पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, बहुत ही दुरूह क्षेत्रों में स्थित है और डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। और वहां पर जो ईरानियन जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जहां पे यूरेनियम संवर्धन का कार्य होता है, वो जो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उसको अमेरिका ही के पास वो कैपेबिलिटी है। और अमेरिका के जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो GBU-57 बॉम्ब्स हैं, जिसे कि अर्थ पेनेट्रेटिंग बंकर बस्टर बॉम्ब्स के तौर पर भी जाना जाता है, वही उसको हिट कर सकते हैं। और इजराइल के पास जाहिर है कि वो कैपेबिलिटीज नहीं है। तो यदि ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट के प्रोग्राम, यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को और अधिक आगे बढ़ाता है, तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि अमेरिका उसमें सीधा वहां हमले कर सकता है। फोर्डो का जो न्यूक्लियर साइट है वो अमेरिका अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स को इस्तेमाल करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि क्योंकि इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगर लगाम नहीं लगाएगा तो जाहिर है कि अमेरिका को वहां पर उतरना पड़ेगा। और उसके लिए वो जाहिर है वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यदि ऐसा ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को नहीं, यूरेनियम इनरिचमेंट को नहीं रोकता है तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इजराइल स्वयं ये कार्य नहीं कर सकता और ऐसे में अमेरिका को उतरना पड़ेगा। तो ये मेरा असेसमेंट के मुताबिक ये ग्राउंड जो यानी चेतावनी है ईरान को अमेरिका की तरफ से कि इजराइल के पास उतनी क्षमता नहीं है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है ईरान को अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, कि आप या तो सुलह कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। वहीं यहाँ पर मनोज सर, क्योंकि यूएनएससी में पूरा मामला है और ऐसे में बैठक हो रही है, मीटिंग्स हो रही है ईरान के साथ कि आखिर इस प्रोजेक्ट को लेकर किस तरह की चर्चा की जाए। ईरान भी अपना पक्ष रखेगा और कल तक हम ये देख रहे थे कि अमेरिका की तरफ से बात सामने आ रही थी कि 2 हफ्ते का समय हम ईरान को दे रहे हैं। तो ऐसी क्या जल्दबाजी यहाँ पर ट्रंप को होती है? बार बार वो इस बात को जता देते हैं कि ठीक है मैं अटैक करने जा रहा हूं, अगले हफ्ते में अटैक कर दूंगा, 2 हफ्ते का समय दे रहा हूं। आखिर ये जो बयान बदले जाते हैं ट्रंप की तरफ से, वो क्या रणनीति है? देखिए, सीधी तरह से पोस्चरिंग करते रहते हैं ट्रंप हर प्रकार से। और जहां तक ये फोर्डो में बात चल रही है कि उसमें जो उनके GBU बॉम्ब्स बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे भी खबरें आ रही है कि जिस प्रकार का वहां पर फोर्डो में इन्होंने जिस गहराई में आधा मील नीचे इन्होंने फोर्डो का अपना सब ये संवर्धन का अपना वो रखा हुआ है, परमाणु संवर्धन का, तो उसमें मुश्किल है कि इवन GBU बॉम्ब्स वहां पर उसको बर्बाद कर पाए। ऐसी रिपोर्ट्स ईरान की मीडिया के थ्रू आई हैं। तो ऐसे में अभी देखिए, जब तक ये बातचीत नहीं चालू होती है, और बातचीत ही इसका हल हो सकता है, और किसी न किसी तरह से लग रहा है कि बैक चैनल पे बातचीत का सिलसिला चल रहा है और ईरान भी कहीं ना कहीं नरम पड़ा है अपने रुख को लेकर। और जिस प्रकार का हमला ईरान ने सक्सेसफुली किया है इजराइल में, उससे प्रतीत होता है कि दोनों देशों को अब बैठकर चर्चा करनी चाहिए और इस युद्ध को रोकना चाहिए। जी।